बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का चैप्टर 1। इसमें बेसिक चीज़ें कुछ बताई गई हैं जो कि आगे चल के हमने डिटेल में चीज़ें डिस्कस करनी है। आने वाले चैप्टर्स में वो आएंगी चीज़ें डिटेल के अंदर, मगर फिल वक्त तो यहाँ पर हमने उन चीज़ों का ओवरव्यू लेना है। इस सब्जेक्ट का कह लें ओवरव्यू लेना है कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमने आगे चलकर क्या करना है। तो देखते हैं जी, सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या अचीव होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। वह टू अंडरस्टैंड द इन्वेस्टमेंट फील्ड एज करंटली प्रैक्टिस, के इस वक्त इन्वेस्टमेंट की फील्ड के अंदर क्या कुछ चल रहा है, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें टू हेल्प यू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट विल इन्हेंस योर इकोनॉमिक वेलफेयर, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा क्या होगा और उसके डिसीजन कैसे करने हैं। टू क्रिएट अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अबाउट द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, के आमतौर पर इन्वेस्टमेंट जब की जाती है तो बहुत से ख्वाब देखे जाते हैं कि बिज़नेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि हमें क्या अचीव होगा। तो रियलिस्टिक अप्रोच के लिहाज से हम देखेंगे कि हकीकत में हमें क्या उम्मीद लगानी चाहिए, सिर्फ सबज बात ही नहीं देखनी चाहिए, हकीकत में क्या हम रिसीव कर सकते। तो देखते हैं जी, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब होता है कमिटमेंट ऑफ फंड। ठीक है, अभी मैं इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं आ रहा, मैं इन्वेस्टमेंट वर्ड की तरफ आ रहा हूँ बगैर एस के, जो है इन्वेस्टमेंट के। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कमिटमेंट ऑफ फंड फॉर फ्यूचर टाइम पीरियड टू रिसीव रिटर्न। मीन के हम पैसे लगाते हैं, पैसे लगा क्यों लगाते हैं, जो है कुछ रिटर्न कमाने के लिए और मुस्तकबिल के लिए वो पैसे लगाया जाता है। कमिटमेंट ऑफ फंड का मतलब पैसे लगा दिए, अब वो वापस नहीं लेने, अब उसको उसी में लगा रहने देंगे जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं हम। और उस ये पैसे क्यों लगाए रहने दे रहे हैं, क्योंकि हमें उसके ऊपर कुछ फ़ायदा चाहिए, रिटर्न चाहिए। ठीक हो गया। तो अब हम आगे आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है। इन्वेस्टमेंट्स एक टर्म है, ठीक है, ये जमा नहीं है, इन्वेस्टमेंट की जमा नहीं है, ये एक टर्म है हमारे सब्जेक्ट की, इन्वेस्टमेंट्स। और इस टर्म का मतलब क्या है, इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ कमिटिंग फंड टू वन और मोर एसेट्स, के हम अपने पैसे एक या एक से ज़्यादा एसेट्स में लगाते हैं और वो कैसे लगाने हैं, उसका तरीकाकार क्या होगा, इस तमाम प्रोसेस को स्टडी करने का, इस तमाम प्रोसेस को स्टडी करें तो ये जो कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट्स कहलाता है। इस प्रोसेस को स्टडी करने को हम इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। अब हमारा एम्फेसिस, एसेट्स दो तरह के होते हैं जी, एक होता है रियल एसेट्स और एक होता है फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, रियल एसेट्स क्या होते हैं, जब आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो फिजिकली कोई चीज़ आपको हैंड ओवर की जाए। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, आपको उसकी इनवॉइस मिलती है, आपको उसकी रजिस्ट्रेशन मिलती है, मगर साथ फिजिकली एक गाड़ी भी मिलती है। मकान परचेज करते हैं, उसकी रजिस्ट्री वगैरह डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मगर साथ आपको एक बिल्डिंग, एक लैंड भी मिलती है। फर्नीचर परचेज करते हैं, उसकी इनवॉइस वगैरह होती है, मगर साथ आपको फर्नीचर भी फिजिकली हैंड ओवर किया जाता है। तो अगर ऐसे कोई चीज़, एसेट्स आप खरीद रहे हैं, उनमें पैसे लगा रहे हैं और उसके ऊपर आप कुछ कमाना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रियल एसेट्स हैं। मगर हमारा एम्फेसिस इसके अंदर जो है दूसरी कैटेगरी पर होगा, वो है हमारे फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं जी, फाइनेंशियल एसेट्स ये पीस ऑफ पेपर होते हैं जो कि आपको क्लेम देते हैं रियल एसेट्स के ऊपर, क्लेम देते हैं सिर्फ, मगर इसमें फिजिकली वो चीज़ें हैंड ओवर नहीं की जाती, सिर्फ आपके पास पीस ऑफ पेपर ही आता है। जैसे शेयर्स हैं, शेयर्स आप खरीदते हैं, उसके अंदर आपको कंपनी के ऊपर ओनरशिप का राइट तो मिलता है। कंपनी एक फिजिकल चीज़ है, उसकी एग्जिस्ट कर रही होती है कंपनी जो है, उसके ऊपर आपका क्लेम तो होता है कि ये कंपनी मेरी है, मगर आपको हैंड ओवर नहीं की जाती, आप उसको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल करना, चलाना, वो सारे का सारा काम किसका है, उसके, अगर हम बात करें डायरेक्टर्स का। इसी तरह करेंसी नोट जब आप लेते हैं तो करेंसी नोट के बैकएंड पे रिजर्व्स होते हैं, उन रिजर्व पर आपका क्लेम होता है कि ये मेरा पास जो नोट आया है, इसके बैकएंड पे जो रिजर्व है वो मेरे हैं। और जब आप वो क्लेम करेंगे रिजर्व, आपको रिजर्व मिलते नहीं, आपको इनडायरेक्ट क्लेम मिलता है, यानी कि पीस ऑफ पेपर मिलता है, उसके बैकएंड पे एसेट होता है, वो आपकी ओनरशिप में भी आता है, मगर वो आपको हैंड ओवर नहीं किया जाता। तो ऐसे एसेट्स को फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट फाइनेंशियल एसेट्स को और इनटेंजिबल एसेट्स को आपस में मिक्सअप करते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स हम कहते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। जैसे मैं कॉपीराइट्स की बात करूं, पीस ऑफ पेपर तो मिलता है, मगर उसके बैकएंड पे कोई फिजिकल चीज़ नहीं है।
मैं टेक्निकल नो हाउ की बात करूं, जैसे कि कोई फार्मूला वगैरह आप खरीदते हैं तो आपको वो फार्मूला तो मिल जाएगा मगर उसके बैकएंड पे कोई फिजिकल चीज़ नहीं मिलेगी। गुडविल, गुडविल अगर आप परचेज करते हैं तो उसके बैकएंड पे कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। तो इनटेंजिबल एसेट्स में और फाइनेंशियल एसेट में फ़र्क है। फाइनेंशियल एसेट्स के बैकएंड पे कोई फिजिकल चीज़ होती है मगर वो आपको हैंड ओवर नहीं की जाती, जबकि इनटेंजिबल एसेट्स में आपको कोई चीज़, जो चीज़ मिलती है आप बाय करते हैं उसके बैकएंड पे कोई फिजिकल चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है फाइनेंशियल में और इंटेंजिबल में, ये क्लियर होना चाहिए। तो हमारा जो फोकस है इस सब्जेक्ट का वो फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर है, और जितने भी हम इस सब्जेक्ट के अंदर टूल्स पढ़ेंगे, एनालिसिस पढ़ेंगे, वो सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट्स से रेलिवेंट पढ़ेंगे। मगर ये सारे के सारे टूल्स और टेक्निक्स हम रियल एसेट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रियल एसेट के ऊपर अप्लाई करके आप पढ़ते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, ये पढ़ते हैं प्रोजेक्ट लगाया है, प्रोजेक्ट का क्या किया जाए, उसमें पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, उसके ऊपर भी यही टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई होंगे जो कि हमने फाइनेंशियल एसेट्स पे किए हैं। मगर हम इस सब्जेक्ट के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टूल्स और टेक्निक जो फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर अप्लाई करके सीखेंगे कि कौन से फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर पैसे लगाने चाहिए, कौन से फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर पैसे नहीं लगाना चाहिए। फॉरेन फाइनेंशियल शुड नॉट बी इग्नोर, और ये बात कंसीडर कर लें, गौर तलब है कि हमने सिर्फ लोकल फाइनेंशियल एसेट यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल एसेट है उन्हीं को स्टडी नहीं करना। पाकिस्तान से बाहर जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं हम उनको भी डिस्कस करें, मेजोरिटी को इसके अंदर डिस्कस किया गया है। बस हर एक को तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, मगर जो फेमस हैं, ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा वेल नाउन है, उनको डिस्कस किया गया है इसके अंदर। जी, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर जी हमारे पास वाई स्टडी इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो उसके अंदर अगर हम बात करें, मोस्ट इंडिविजुअल्स मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन समटाइम्स, क्यों करते हैं जी, नीड साउंड फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजिंग एंड इंक्रीजिंग वेल्थ। मैनेजिंग एंड इंक्रीजिंग वेल्थ का मतलब क्या है कि उनके पास जो पैसा है वो अगर वो अपने पास ही रखेंगे, उसको कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वक्त के साथ साथ उनकी पैसे की वर्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। तो वो चाहते हैं अपने पैसे की वेल्थ जो है, जो सॉरी अपने पैसे की जो वैल्यू है उसको कम ना हो, तो उसको बरकरार रखने के लिए वो क्या करते हैं, पैसे को कहीं पे लगा देते हैं कि जितनी वेल्थ कम होगी, जितनी उसकी बाइंग पावर कम होगी, उतना साथ है जो है प्रॉफिट मिलके, रिटर्न मिलके हमारी बाइंग पावर मुतासर नहीं होगी। दूसरा है इंक्रीजिंग वेल्थ, अपने पैसे को इंक्रीज करना, बढ़ाना। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो जो है अमीर से अमीर तर होता जाए, पैसा बढ़ाता जाए, पैसा बढ़ाता जाए। पैसा बढ़ाना है तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट का सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है कि आपको पता हो, आप वाइज डिसीजन करें कि मैंने कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। तो अपने एसेट्स को मैनेज करना और अपने वेल्थ को इंक्रीज करना। फिर इसके बाद दूसरा मेन चीज़ है, लोग इसको एज ए कैरियर लेके चलते हैं। ऊपर वाले को हम कह सकते हैं, जो पहला पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव कह लें, और ये जो है कैरियर ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड पार्ट, असेंशियल पार्ट ऑफ ए कैरियर इन द फील्ड। अब असेंशियल पार्ट क्या है जी कैरियर का? कुछ लोग चाहते हैं जी मैं सिक्योरिटी एनालिस्ट बनूं, पोर्टफोलियो मैनेजर बनूं, रजिस्टर रिप्रेजेंटेटिव बनूं एनालिसिस का, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बनूं, या चार्टर फाइनेंशियल एनालिस्ट बनूं। तो अगर वो इन फील्ड में से कोई फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं, और भी है जैसे बैंकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, ब्रोकर हैं, अगर वो इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, अपने कैरियर को परसू करना चाहते हैं, तो उनको ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। और इस सब्जेक्ट की सबसे बड़ी जो डिग्री है वो है CFA, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, अमेरिका की है, 3 साल की होती है जी वो। ठीक है, इसकी जो जैसे अकाउंटेंसी की सबसे बड़ी डिग्री CA है, चार्टर अकाउंटेंसी, इसी तरह इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी डिग्री जो है वो CFA है, अमेरिका की है, पाकिस्तान की नहीं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आपने करना है तो उसके लिए 2 बेसिक चीज़ों के अंदर आपको ट्रेड ऑफ करना होता है, बैलेंस करना होता है। रिस्क और रिटर्न के अंदर 2 मेन पिलर होते हैं आपके डिसीजन मेकिंग के, कि जिस बिजनेस के अंदर या जिस फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें रिस्क क्या है और उसका रिटर्न क्या है। अगर हाई रिस्क होगा, रिटर्न लो होगा, लोग नहीं जाएंगे कि भाई पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा है, मिलने के चांसेस कम है। अगर लो रिस्क लो रिटर्न होगा, फिर शायद कहें जी चलो ठीक है, रिस्क तो नहीं है ना कुछ तो आ रहा है, शायद कुछ लोग उसकी तरफ चले जाएं। हाई रिस्क हाई रिटर्न होगा, फिर भी कुछ लोग कहेंगे ठीक है रिस्क ज़्यादा मगर फ़ायदा भी तो ज़्यादा ही होगा, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो
हर कोई अपने लिहाज से इसके अंदर बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है कि उसने कितना रिस्क फेस करना है और कितना रिटर्न फेस करना है, कितना रिटर्न रिसीव करना है। हम रिटर्न के आमतौर पर दो कंपोनेंट होते हैं जी हमारे पास। दो कंपोनेंट नहीं कह सकते, दो टाइप्स हैं यहाँ पर। कंपोनेंट हम आगे चल के पढ़ेंगे। दो टाइप्स हैं जो हमारे पास रिटर्न की, एक होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक होता है रियलाइज्ड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जब आप डिसीजन कर रहे हैं कि मैंने पैसे कहाँ पर लगाना है, किस फाइनेंशियल एसेट में लगाना है, तो उस वक्त आप जो कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि मुझे इसके ऊपर कितना फ़ायदा होगा, मुझे इसके ऊपर कितना रिटर्न मिलेगा, मुझे क्या इसके ऊपर प्रॉफिट होगा, उस वक्त जो आप जो है एस्टिमेट लगा रहे होते हैं कि मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, उसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं। और इसके बरक्स आपने पूरा साल जो है इन्वेस्टमेंट की रखी और एक साल के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एवेल्युएट करने लगे हैं कि मुझे यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ, मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट की है इसके अंदर मुझे क्या फ़ायदा हुआ, वो जो हमारा कहलाता है रियल रिटर्न। अब एक चीज़ याद रखें, जो मैंने एक्सपेक्टेशन लगाई थी ज़रूरी नहीं है वो 100% फुलफिल हो, कभी भी नहीं होती। वंस इन ए ब्लू मून हो सकता है, कभी कभार जो मैंने उम्मीद लगाई उतना एग्जैक्ट हो। आमतौर पर क्या होता है, जो आपने उम्मीद लगाई है उससे कुछ ज़्यादा होता है या उससे कुछ कम होता है। इसी चीज़ को जो है हम रिस्क कहते हैं कि जो हमने उम्मीद लगाई है वो नहीं मिले, उसकी जगह पर कुछ और मिल जाए। चाहे रिस्क की अगर डेफिनेशन भी देखें तो पॉसिबिलिटी मीन चांसेस दैट द रियलाइज रिटर्न विल बी डिफरेंट, कि जो हमें हकीकत में रिटर्न मिला है वो शायद कुछ और हो देन दी एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि हमने उम्मीद लगाई। अब ये जो है ना, इसकी कैलकुलेशन के लिहाज से डेफिनेशन की गई है कि हम रिस्क जो कैलकुलेट करते हैं वो जिस पैटर्न पे कैलकुलेट करते हैं उसके लिहाज से डेफिनेशन है। कह लीजिए इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है या स्टैटिक डेफिनेशन, क्योंकि हम जो रिस्क कैलकुलेट करते हैं वो स्टैट के एक टूल की वजह से करते हैं। और स्टैट का टूल कौन सा यूज करते हैं हम? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? मीन से कितना आप वेरिएशन कर सकते हैं, मीन पॉइंट से, एवरेज पॉइंट से कितना आप वेरी कर सकते हैं आपके आउटकम्स। इसी वजह से हम अगर यहाँ पर बात करें तो इसने बात की है डिफरेंस की। डिफरेंस मीन डेविएशन होता है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? आपका एवरेज होता है रिटर्न पास का। आमतौर पर आप देखते हैं कि माजी में ऑन एवरेज क्या रिटर्न मिलता रहा है, तो आप उसी एवरेज को अपना जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न तस्वर कर लेते हैं कि पिछले सालों में ऑन एवरेज 10% मिलता था, कभी 9% मिला, कभी 10%, 12%, 8%, तो एवरेज किया तो वो बन गया हमारा 10%। तो हमें यानी कि इस इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में 10% के करीब रिटर्न हो सकता है। तो ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और कैसे है? एवरेज। तो उससे डिफरेंस, तो डिफरेंस एवरेज क्या होता है आपका? मीन। और डिफरेंस क्या है? डेविएशन। तो यानी कि मीन से कितना डिफरेंट है, क्या रियलाइज रिटर्न जो आपके एक्चुअल आउटकम आएंगे। तो ये तो इसकी स्टैटिकल डेफिनेशन है। हकीकत के अंदर रिस्क जो है उसको जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो हमेशा इसकी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम डिस्कस करते हैं कि नुकसान के चांसेस, लॉस के चांसेस, ठीक है। उसी की बेस पे हम इसको डिस्कस करते हैं कि रिस्क क्या है? पैसे डूबने के चांसेस, नुकसान होने के चांसेस। रिटर्न को हम लेते हैं कि फ़ायदा होने के चांसेस, प्रॉफिट होने के चांसेस। जबकि ये जो हम जब भी डेफिनेशन करेंगे हम इसकी स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन करेंगे जो यहाँ पर लिखी हुई है। डेली लाइफ के अंदर हालांकि हम ये नहीं करते। और इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम बात करें ना, तो 10% उम्मीद लगाई थी, तो 10 से अगर 12 हो गया वो भी रिस्क की कैटेगरी में आएगा। इसने नेगेटिव डिफरेंस की बात नहीं की, सिर्फ डिफरेंस की बात की है। तो इसी तरह जब हम नेगेटिव 10% के बजाय 8% आएगा वो भी रिस्क है, 10% के बजाय 12% आएगा वो भी इस डेफिनेशन के मुताबिक रिस्क, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों साइड की, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड के डेविएशन को काउंट कर। तो रिस्क चांसेस ऑफ लॉस है जी, और रिटर्न जो है वो चांसेस ऑफ प्रॉफिट है आपके। और इन्हीं की बेस पे आप डिसीजन करते हैं और आपने इसी में बैलेंस आउट करना होता है और देखना होता है कि किस फाइनेंशियल एसेट के अंदर पैसे लगाने हैं, किस फाइनेंशियल एसेट के अंदर पैसे नहीं लगाने। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जो है जिसके अंदर रिस्क एंड रिटर्न के ट्रेड ऑफ को ग्राफ के तहत एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। एक्स एक्सिस के पे हमारे पास रिस्क है और वाई एक्सिस पे जहाँ पे ई आर लिखा हुआ है, ई आर स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्योंकि हमने डिसीजन करना है, पहले डिसीजन करते वक्त हमारे पास एक्चुअल रिटर्न नहीं है, हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न है और रिस्क है। ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं। एक्चुअल रिटर्न तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद होगा, तो ये जो ट्रेड ऑफ हमने करना होता है ये इन्वेस्टमेंट करते वक्त करना होता है। तो अगर आप इस रेड लाइन को देखें, ये जो जा रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स को मिलाकर ऊपर जा रही है,
ये लाइन हमारी कहलाती है रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ की लाइन। अगर आप देखें, अगर ये लाइन ऊपर पड़ रही है, बॉन्ड वाले पॉइंट को देखें और आप स्टॉक वाले पॉइंट को देखें, तो बॉन्ड के ऊपर रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है। स्टॉक वाले पॉइंट पे रिस्क ज़्यादा है, तो आपका रिटर्न भी ज़्यादा। तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा रिटर्न बढ़ता जाएगा, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट के अंदर एक माकूला है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, कि आप जब तक रिस्क नहीं लेंगे आप ज़्यादा नहीं कमा सकते। और अगर आप डरते हैं रिस्क से कि मैंने रिस्क नहीं लेना, तो फिर आपको कम रिटर्न के ऊपर ही वो करना पड़ेगा, सेटिस्फेक्शन करनी पड़ेगी, सेटिस्फाई होना पड़ेगा। आप ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते लो रिस्क के ऊपर। तो हर इन्वेस्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखता है उसने कितना रिस्क बियर करना है, और उसके मुताबिक फिर उसको अपना रिटर्न के ऊपर जो है ना वो सेक्रीफाई करना पड़ता है, उतना ही रिटर्न लेना पड़ता है, वो ज़्यादा रिटर्न नहीं ले सकता। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट है रिस्क फ्री रेट। ये जो बात की जा रही थी कि हमारे पास अगर हमने कहीं पे पैसे लगाए हैं और 10% लगाते हैं, 10% रेट पे लगाते हैं और 10% में मिलता है, तो उसके अंदर रिस्क नहीं है, तो वो रिस्क फ्री रेट कहलाएगा आपका। आम तौर पर हम अपने सब्जेक्ट के अंदर, फाइनेंस के अंदर जो है या इन्वेस्टमेंट के अंदर, रिस्क फ्री रेट से मुराद होती है हमारी गवर्नमेंट की इशू करदा सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, उसको हम रिस्क फ्री करते हैं। क्योंकि बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक में भी डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं, हो सकता है बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में कोई रिटर्न नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती। जबकि बैंक में आप पैसे रखवाएंगे तो बैंक डिफ़ॉल्ट कर सकता है, बैंक करप्ट हो सकता है, बैंक करप्ट हो सकता है, तो वहाँ पर तो लॉस के चांसेस कुछ ना कुछ हैं। जबकि आप गवर्नमेंट जो है वो बैंक करप्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए गवर्नमेंट की जो इशू करदा सिक्योरिटीज़ होती हैं, जिनको हम ट्रेजरी बिल्स कहते हैं, टी बिल्स कहते हैं हम उनको, वो रिस्क फ्री होती हैं और उसके ऊपर रिटर्न सबसे कम होता है। सबसे कम रिटर्न टी बिल्स के ऊपर तक, और उसको हम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ कहते हैं। इसलिए वो, अगर बात करें कहाँ पर है, आपका ये एग्जैक्ट वाई एक्सिस के ऊपर उसका पॉइंट आता है, क्योंकि वाई एक्सिस पे आएंगे तो रिस्क ज़ीरो होगा और आपका रिटर्न कुछ ना कुछ यहाँ पे आप अर्न कर रहे होंगे। और जैसे जैसे ये आगे की तरफ जा रहा है, रिस्क बढ़ता जा रहा है, रिटर्न भी बढ़ता जा रहा है। बॉन्ड जो है वो हाई रिस्क है उसमें एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट की इशू करदा सिक्योरिटीज, इसलिए उसके ऊपर रिटर्न भी ज़्यादा है। स्टॉक बॉन्ड्स की निस्बत ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि स्टॉक के ऊपर पता नहीं आपको डिविडेंड मिले या ना मिले, जबकि बॉन्ड्स के ऊपर तो डिविडेंड मिलता है, सॉरी इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड्स के ऊपर। स्टॉक के ऊपर डिविडेंड मिले या ना मिले नहीं पता हमें, तो इसलिए स्टॉक हाई रिस्क है तो उसका रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास जो है रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ है, और ये इन्वेस्टर के ऊपर बेस करता है, इन्वेस्टर के रिस्क टॉलरेंस बिहेवियर के ऊपर, ठीक है, कि वो कितना रिस्क फेस करना चाहता है। 3 तरह के कैटेगरीज होती हैं जी इन्वेस्टर्स की रिस्क टॉलरेंस क्लास है। उसमें सबसे पहले आता है रिस्क सीकर इन्वेस्टर। रिस्क सीकर इन्वेस्टर कौन होता है? जो हाई रिस्क अचीव करने की तरफ जाता है, हाई रिस्क बियर करने की तरफ जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा। फिर सेकंड कैटेगरी आती है मॉडरेट रिस्क सीकर। ये कौन होता है? जो कि कहता है जी मैं ज़्यादा रिस्क नहीं, मैं जो मार्केट में रिस्क है वही फेस करूंगा, और जो मार्केट में रिटर्न आ रहा है उसी को फोकस करूंगा। मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न लेने की तरफ नहीं जाना, क्योंकि मुझे उसके लिए फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क देखना पड़ेगा। फिर आता है रिस्क अवॉइडर, जो कहता है जी नहीं मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं जो है कम रिटर्न के ऊपर भी मुझे जो है कुछ नहीं होगा, मैं कम रिटर्न भी एक्सेप्ट कर लूँगा, मगर मैंने रिस्क नहीं लेना, तो वो फिर सबसे लो कैटेगरी में आ जाएगा। अगर मैं इन 3 चीज़ों को, उन 3 इन्वेस्टर में क्लासीफाई करूं, तो रिस्क सीकर आएगा जी सबसे ऊपर स्टॉक के ऊपर, रिस्क मॉडरेटर बॉन्ड के ऊपर आएगा, और रिस्क अवॉइडर रिस्क फ्री रेट के ऊपर आएगा। हम इन 3 कैटेगरीज को इस तरह से समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस। 2 स्टेप अप्रोच होती है जी। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने सिक्योरिटी एनालिसिस एंड वैल्यूएशन करनी है। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड वैल्यूएशन में क्या आता है कि कौन सी सिक्योरिटीज़ के ऊपर रिस्क कितना है, कौन सी सिक्योरिटी के और उसके ऊपर रिटर्न कितना है, रिस्क कितना है। बेसिक तो यही 2 चीज़ें। फिर उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, वैल्यूएशन हम उसकी चेक करेंगे कि इस वक्त जितने का बिक रहा है इतने का ख़रीदना भी हमारे लिए ठीक है कि नहीं है,
वो रिस्क और रिटर्न की बेस पे ही हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। जो हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, और जितने पे वो बिक रहा होता है, खरीदा जा रहा होता है, वो उसकी मार्केट वैल्यू होती है। तो हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और मार्केट वैल्यू से उसको कंपेयर करते हैं। अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया वो 100 है, मार्केट में वो बिक रहा है 120 का, तो इसका मतलब है मार्केट में वो महंगा बिक रहा है, क्योंकि हमारे मुताबिक उसकी कीमत होनी चाहिए 100, जबकि मार्केट में वो बिक रहा है 120 का, तो हम कहेंगे इसको नहीं खरीदना। और अगर हमने उसको कैलकुलेट किया और हमारे मुताबिक उसकी वैल्यू आ रही है 120 और मार्केट में वो बिक रहा है 100 का, तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू जो है 120 होनी चाहिए, 100 का बिक रहा है, इसका मतलब ये अंडर वैल्यू है, सस्ता बिक रहा है, इसको खरीद लेना चाहिए, ये महंगा होगा मुस्तकबिल। तो इस तरह इसकी वैल्यूएशन वगैरह देखी जाती है। ये आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम देखेंगे वैल्यूएशन टेक्निक, सिक्योरिटी एनालिसिस टेक्निक्स में हम आगे चल के देखेंगे कि सिक्योरिटी पे कितना रिस्क है, कितना रिटर्न है। उसके बाद हम सिक्योरिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 सिक्योरिटी सिलेक्ट कर ली, 4 कर ली, यानी कि 4 शेयर्स कंपनीज के शेयर सिलेक्ट कर लिए या 3 कंपनीज के शेयर सिलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद हम उनका बनाते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर क्या होता है, हम डिफरेंट सिक्योरिटी सिलेक्ट करके जो हमने पहले प्रोसेस के अंदर सेलेक्ट की हैं उनको एक सिंगल यूनिट बनाते हैं कि अगर ये 2 कंपनीज के अंदर ए और बी में मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे टोटल रिस्क कितना फेस करना पड़ेगा, मुझे टोटल रिटर्न कितना मिलेगा। हम ये नहीं देखते कि कंपनी ए पे रिटर्न कितना है, कंपनी बी पे कितना है, कंपनी ए पे रिस्क कितना है, कंपनी बी पे रिस्क कितना है, नहीं, हम ये बात करेंगे ए और बी में इन्वेस्टमेंट की है तो टोटल रिस्क कितना है और टोटल रिटर्न कितना है। और इस तरह हम बी और सी का बना के देखेंगे पोर्टफोलियो, ए और सी का बना के देखेंगे पोर्टफोलियो, डिफरेंट पोर्टफोलियो बना के देखेंगे, और इसकी बेस पे हम फैसला करेंगे कि कौन से पोर्टफोलियो के अंदर हमें रिस्क कम है और रिटर्न ज़्यादा है, तो उसकी बेस पे हम अपना पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर वक्त टाइम टू टाइम हम उनकी जो है ना वैल्यूएशन रिवाइज भी करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जो हमने पोर्टफोलियो बनाया वो बेहतर है या इसके अंदर कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है। हो सकता है चेंजिंग करने की ज़रूरत हो, आपको ए बी के साथ सी कंपनी भी ऐड करनी पड़े, या ए बी में से बी कंपनी ख़त्म करके उसमें सी शामिल करनी पड़े। तो कुछ इस तरह के आपको उसमें रिवीजन वगैरह चेक करनी पड़ती है टाइम टू टाइम, और इस चीज़ को हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं कि पोर्टफोलियो के अंदर सिक्योरिटीज़ कौन कौन सी हों, क्या वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रही हैं, और दूसरा कि उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है या नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस के बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस, जिसमें सबसे पहले आ जाता है अनसर्टेनिटी इन एक्स पोस्ट रिटर्न डोमिनेट्स डिसीजन प्रोसेस। एक्स पोस्ट और एक्स एंट, एक्स पोस्ट का मतलब होता है फ्यूचर में आने वाले जो वाकयात होते हैं उनके, और एक्स एंट जो होता है एंट, ए एंट ई एंट, ये होता है आप जब डिसीजन कर रहे हैं उससे पहले के जो वाकयात हैं। तो आप जब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं या डिसीजन कर रहे होते हैं, आप तो माजी में देखते हैं कि माजी के अंदर इसके रिटर्न क्या रहा है। अब मुस्तकबिल में उतना वही रिटर्न रहेगा कि नहीं रहेगा, ये मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात के ऊपर बेस करता है कि अगर तमाम कंडीशंस पास जैसी रहीं तो आपका जो रिटर्न है वो एक्स एंड जैसा ही होगा एक्स पोस्ट में। एक्स एंड माजी और एक्स पोस्ट मुस्तकबिल के वाकयात। तो अनसर्टेनिटी किसकी वजह से आती है आपके रिटर्न के अंदर, जो है मुस्तकबिल में जो वाकया जो होंगे उसकी वजह से हो। जैसे किसने यकीन जो है फोरकास्ट किया होगा कि 2020 के अंदर कोरोना आएगा जिसकी वजह से तमाम बिजनेस एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। 2019 के अंदर किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, मगर 2020 के अंदर क्या आ गया, एक इवेंट आ गया कोरोना का, जिसकी वजह से आपके तमाम रिटर्न्स और चीज़ें अफेक्ट करना शुरू हो गई। अब अल्लाह करे 2021 के अंदर कोई ऐसा इवेंट ना हो, अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो अगर मुस्तकबिल में कोई ऐसा अल्लाह ना करे कोई इवेंट होता है, हमें तो नहीं पता मुस्तकबिल में क्या होगा। जैसे अभी वो कहता है जी म्यूटेट कर गया है कोरोना वायरस, उसकी नई शेप आ गई है। अब ये इसकी नई शेप कब तक आती नहीं होगी, कब तक ये म्यूटेट करता रहेगा, हमें नहीं पता, क्योंकि फ्यूचर अननोन होता है। हम सिर्फ एस्टिमेट कर सकते हैं माजी की वैल्यू के बेस पे। तो इसलिए हमारे प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती हैं मुस्तकबिल की कुछ चीज़ें, मुस्तकबिल के जो है वाक़यात। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट ऑफ फॉरेन, जी मैं अगर लोकल इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो है मेरे डिसीजन को ये भी इफेक्ट कर सकता है कि अच्छा पाकिस्तान से बाहर अगर मैं अमेरिका में इन्वेस्ट करूँ तो फिर मेरा रिटर्न बढ़ सकता है, रिस्क कम हो सकता है।
ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। अच्छा, मैं अगर जापान की स्टॉक एक्सचेंज पे इन्वेस्ट करूं, नहीं, वहाँ पे मेरा रिस्क बढ़ जाएगा, रिटर्न कम हो जाएगा, जो वहाँ पे नहीं। तो आप इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखते हैं, वो भी आपके डिसीजन प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं। फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या होते हैं कि कंपनीज हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जो आपको कहते हैं कि आप खुद स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट ना करें, आप हमें पैसे दें, हम आपके बिहार पर स्टॉक एक्सचेंज में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, वो आपके बिहार पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देखते हैं, अच्छा मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कितना रिटर्न आ रहा है, 12%, 30%। इन्वेस्टमेंट कंपनी का आप पोर्टफोलियो देखते हैं, उसमें देखते हैं जो उन्होंने 25%, 30% तक, 40% तक रिटर्न अर्न किया हुआ। तो हो सकता है आपका डिसीजन प्रोसेस अफेक्ट करे, आप कहें नहीं जो है ना, मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करता, मैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के थ्रू इन्वेस्ट कर ले। फिर इसके बाद है हाउ एफिशिएंट एंड फाइनेंशियल। एफिशिएंट का मतलब होता है, फाइनेंशियल मार्केट का एफिशिएंट होने का मतलब है कि जो नई इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी बेस पर इन्वेस्टर कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। जितनी जल्दी उस नई इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्वेस्टर रिएक्ट करेंगे, हम कहेंगे मार्केट उतनी एफिशिएंट है। और अगर वो इस इन्वेस्टमेंट को, कुछ लोग कहते हैं जी नहीं यार ठहर जो है, ये ठहर जो, बाद में देखेंगे बाकी लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि हमने कैसे रिएक्ट करना है। तो ऐसी मार्केट एफिशिएंट मार्केट नहीं होती। एफिशिएंट मार्केट क्या होती है, जिसके अंदर इन्वेस्टर फ़ौरन से रिएक्ट करता है, देखता है, जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसकी बेस पे फ़ौरन रिएक्ट करता है और बिजनेस वहाँ पे ट्रेडिंग करता है। इसके बाद हम बात करेंगे जी कि इंटरनेट की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज आया, बहुत बड़ा चेंज आया। क्या रेवोल्यूशंस आई हैं कि भाई, पहले अगर मैं बात करूं सिर्फ मैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मैंने इन्वेस्ट करना होता था तो मुझे स्टॉक एक्सचेंज विजिट करनी पड़ती थी, फ़ोन के ऊपर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती थी, जाके देखना पड़ता था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो अब इंटरनेट की वजह से मैं घर बैठे अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे तमाम ट्रेडिंग लाइव देख रहा होता हूँ। कौन से शेयर बिक रहे हैं, कौन से शेयर नहीं बिक रहे, और लाइव उनको देख रहा होता हूँ, और उनकी प्राइस क्या चाह रही है, ये तमाम चीज़ें मैं लाइव देख रहा होता हूँ। इंटरनेट की बदौलत है। फिर दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, अब आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पाकिस्तान से बाहर की आप स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी रेंज में आ गई। या पाकिस्तान में बैठे हुए यूएसए में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जापान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मलेशिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तुर्की में की स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं, ब्रिटिश स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं। तो जिस स्टॉक एक्सचेंज में दुनिया में चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इंटरनेट की बदौलत, और आप लाइव चल रहे होते हैं, वहाँ पे देख रहे होते हैं। और दूसरा, कमीशन रेट बहुत लो हो गया। क्यों? अब इन्वेस्ट जो ब्रोकर को, उसको जैसे पहले उसका जाके हम दिमाग खाते थे इन्वेस्टर्स जो है, अब वो उसको ज़रूरत ही नहीं। उस सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, आप उनके में लॉगिन होते हैं, खुद अपने शेयर की क्वांटिटी, खुद शेयर सेलेक्ट करते हैं, उसकी क्वांटिटी लिखते हैं, खुद प्राइस उसकी लिखते हैं। अगर किसी को पसंद आ जाए तो आपके जो है उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब ब्रोकर का रोल जो है सिर्फ उस सॉफ्टवेयर को हैंडल करना है। इस तरह से जो है, जैसे हर इन्वेस्टर आके उसके सर पे बैठा, बताएं जी मेरे शेयर ये खरीद बेच दे, मेरे ये शेयर खरीद दे मेरे, तो वो उसकी जो है टेंशन ख़त्म होगी इंटरनेट की वजह, जिसकी वजह से उसने कमीशन भी लो रख ली। आपका लो कमीशन की वजह से उसके कस्टमर रेंज बढ़ गई, जो है कि हाई कमीशन की वजह से कुछ लोग नहीं चाहते, भाई प्रॉफिट इतना होता नहीं जितना कमीशन में चला जाता है। तो इंटरनेट का बहुत प्लस एडवांटेजेस आया हमारे इन्वेस्टमेंट के फील्ड के अंदर। आप कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स नेट पे बैठ के देख सकते हैं। पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज से फिजिकल उनकी जो है प्रिंटेड लेनी पड़ती थी, अब वो सॉफ्ट कॉपी में आपके पास हर कंपनी की वेबसाइट पे उनकी जो है 5-5 सालों की एनुअल रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। आप उनको डाउनलोड करें, रीड करें, एनालिसिस करें। इंटरनेट पे लोग अपने एनालिसिस करके कंपनीज के फ्री दे रहे होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। तो इंटरनेट की वजह से बहुत पॉजिटिव आपका चेंज आया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान हो गया। आप ड्यूटी आवर्स के अंदर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे बैठे हुए आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने लैपटॉप या मोबाइल के थ्रू, क्योंकि फिजिकल जाने की ज़रूरत तो नहीं है। पहले अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते थे तो जो ऑफिस टाइमिंग है उसी टाइमिंग में आपको स्टॉक एक्सचेंज विजिट करनी पड़ती थी, जाके खरीदना बेचना पड़ता था। मगर इंटरनेट और कंप्यूटराइज होने की वजह से अब आप अपने दफ्तर में बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, लैपटॉप मोबाइल से जो है अपने जो है जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। ये था जी आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें किसी किस्म की कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है, ये टोटली थ्योरी की बेस पे इसका चैप्टर है। इसको रीड कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी फिर हम डिस्कस करेंगे।